Hello everyone, hello students. Welcome to my YouTube channel. Myself Amit Singhal, ASN sir. तो पहली वीडियो में मैंने बच्चों जेई एडवांस 2021 जो 3 अक्टूबर को हुआ है उसके पेपर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को दिया है मैथमेटिक्स का। और इस वाले वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जेई एडवांस 2021 3 अक्टूबर को जो पेपर 2 हुआ है मैथमेटिक्स का उसका सॉल्यूशन कि भाई उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वैसे तो सॉल्यूशन काफी आ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, अपने अंदाज में इस सॉल्यूशन को मैं बना रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि क्या क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन कैसे कैसे होना चाहिए। आप लोगों के कोई कमेंट हो, फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरे पास तक डायरेक्टली पहुंचना चाहें तो मेरा नंबर है 9602828188, उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट जेई एडवांस 2021 पेपर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पेपर ओवरऑल अच्छा था भाई, बच्चों के लिए इस पेपर को टफर साइड ही बोला जाएगा कि हाँ भाई बच्चों के लिए टफर साइड है। क्वेश्चन जो आसान थे उनमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, और मतलब काफी अच्छा खासा ये पेपर मैं कहूंगा कि बच्चों के हिसाब से ये रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये दे रखा है बच्चों, ये एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, दिखने में भयंकर है, बड़ा है दिखने में लेकिन वैसे आसान है। जैसे S1 दे रखा है आई जे के 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है, और इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस आर इज एन आर, तो हमें जैसे N1 निकालना है कि भाई N1 कितना होगा। अब देखो यार, N1 में अपने पास आई 1 से लेके 10 कुछ भी हो सकता है, जे 1 से लेके 10 कुछ भी हो सकता है, और के 1 से लेके 10 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 10 क्यूब। तो N1 इज 1000। ये हमारे पास पहला लड्डू क्वेश्चन, एकदम मल्टीपल चॉइस है, आसान एकदम क्वेश्चन ये हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं N2 कि व्हाट शुड बी N2। पहले बाकी निकाल लेते हैं, बाकी निकालना काफी आसान है। जैसे आई जे से बड़ा है, जे के से बड़ा है, के जे से बड़ा है, और एल बड़ा है। तो देखो चारों नंबर आई जे के अलग हैं। S3 की अगर मैं बात करूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, S3 की। तो 10 में से 4 नंबर्स ले लेते हैं, 10 में से 4 नंबर्स ले लेते हैं तो 10C4 ले सकते हैं। सबसे छोटा आई को दे देंगे, फिर जे को दे देंगे, फिर के को दे देंगे, फिर एल को दे देंगे। तो 10C4 हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए। अगर हम 10C4 की वैल्यू निकालें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये अपना 4 इंटू 2 8 कट जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 3210। तो ये आंसर है 210। तो N3 ये ऑप्शन अपने पास गलत हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करते हैं। 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, चारों डिस्टिंक्ट हैं। अब देखो चारों डिस्टिंक्ट लेने के 210 तरीके हैं, लेकिन वो शफल भी हो सकते हैं S4 में। तो S4 में ये जो N4 है, N4 कितना है, 210 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 24। 2 से अगर हम डिवाइड करें तो N4/12 इज इक्वल टू व्हाट, 420। तो ये ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अब आ जाते हैं S2 पे, व्हाट शुड बी S2, कि भाई S2 हमारे पास क्या होना चाहिए। अब देखो S2 में J+2 10 से छोटा है, तो मतलब J 8 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। J जो है वो 8 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। J शुड लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, कि J 8 से छोटा ही होना चाहिए। अब यहाँ पे J 8 से छोटा होना चाहिए, और I जो है, J जो है वो I-2 से बड़ा होना चाहिए। J जो है वो I-2 से अपना बड़ा होना चाहिए। मतलब जैसे अगर जैसे I मान लो 1 लिया तो J कुछ भी हो सकता है। तो J के पास कितने ऑप्शन है, 8 ऑप्शन हैं। जैसे I मैंने 2 लिया तो J के पास कितने ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है, सॉरी कितने ऑप्शन हैं, 8 ऑप्शन हैं। अगर मैंने I2 लिया तो, क्योंकि J 0 से बड़ा होगा। या जैसे मैंने I को 3 लिया तो J 1 से बड़ा होगा। J 1 से बड़ा होगा मतलब 1 नहीं हो सकता। कितने ऑप्शन हैं, 7 ऑप्शन हैं। इसी तरह I मैंने क्या लिया, I मैंने 4 लिया तो J 2 से बड़ा होगा, मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 3 से लेके 8 तक। सो 3 4 5 6 7 8 कितने ऑप्शन हैं, 6 हैं। तो इसी तरह करते 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 क्या आई अपना 7 हो सकता है,
आई अपना, सॉरी आई 7 कह रहा हूँ, क्या आई अपना 9 हो सकता है? आई अपना 9 हुआ तो जे जो है वो 7 से बड़ा होगा। 7 से बड़ा मतलब क्या हो सकता है? 8। तो कितना ऑप्शन आ गया? एक आ गया। इन सबका सम, अब ये 8 को है ना 9 - 1 लिख देते हैं। इन सबका सम निकाल लो, 1 से लेके 9 तक का सम, 9 इंटू 9+1/2 - 1। तो ये कितना आ गया? 45 - 1, दैट विल बी 44। तो ये आंसर बी हमारे पास सही है। दिस इज क्वेश्चन बी। तो पहला क्वेश्चन दिखने में गंभीर, मतलब दिखने में तूफानी था, बट वैसे ज्यादा टिपिकल ये नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एसओटी का ये प्रॉब्लम आया है बच्चों कि पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी क्यू आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और पी क्यू एंगल आर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब जैसे पहले में cos p हमें दे रखा है, तो cos p का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? cos p का फॉर्मूला होगा q² प्लस r² माइनस p² अपॉन 2qr, अपॉन 2qr, अपॉन 2qr। ऐसा लिखते के साथ ही क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब देखो q² प्लस r², q माइनस r का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, या फिर q² प्लस r², इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, तो q² प्लस r² अपॉन 2 ग्रेटर देन q2qr हो जाएगा। तो ये 1 से बड़ा हो गया, ये क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया। सो हम ये बोल सकते हैं क्या कि cos p, भाई ये क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया। तो cos p या q² प्लस r² माइन अपॉन 2qr ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस p² अपॉन 2qr करेंगे, 2qr करेंगे दोनों साइड, माइनस p² अपॉन 2qr करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है? cos p। तो ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, भाई हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। p प्लस क्यू हम इधर लेके गए, तो p प्लस क्यू हम इधर लेके गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया? p प्लस क्यू, भाई साइड्स हैं इसलिए इधर ले जा सकते हैं cos r। दिस शुड ग्रेटर देन, अब देखो q cos p प्लस p cos q, the q cos p प्लस p cos q दैट इज नथिंग बट r। ठीक है, उसके बाद ये बचा माइनस r cos p माइनस r cos q, इन दोनों को इधर ले आए, तो p cos r प्लस r cos p, है ना, और q cos r प्लस r cos q, दैट शुड ग्रेटर देन r। ये बेटा कितना होगा? q, ये कितना होगा? p। तो p प्लस क्यू ग्रेटर देन r, ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी की बात करते हैं। सी में हम साइन रूल वगैरह लगा लेते हैं। q प्लस आर अपॉन पी लेस देन, साइन रूल लगाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा? 2√QR, और नीचे क्या बनेगा? p, p से p उड़ा देंगे, है ना। तो देखो इसे मैं लिख सकता हूँ √Q माइनस √R का होल स्क्वायर लेस देन 0। क्या ये लेस देन 0 हो सकता है? नहीं, तो सी अपना गलत हो गया। अब डी की बात करते हैं। अब देखो डी में पी क्यू से छोटा है और पी आर से छोटा है, इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं। ये दोनों ऑप्शन एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे cos क्यू पी अपॉन आर से बड़ा है, तो इसको अगर खोलें cos क्यू को, तो cos क्यू अपने पास कितना होगा? ये होगा p² प्लस r² माइनस q² अपॉन 2pr, दैट शुड ग्रेटर देन p अपॉन r। ठीक है, तो p से r कैंसिल हो गया, इधर बना 2p², तो p² लेस देन r² माइनस q² आ रहा है। अब देखो इससे ये आ रहा है, तो इससे क्या आएगा? इससे आएगा q² माइनस r² इज लेस देन, इज ग्रेटर देन p²। दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 0। 2p² लेस देन 0 पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डी अपने पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एसओटी में इनइक्वालिटी जनरली कम पूछते हैं, पूछी है, अच्छा है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इट्स ए गुड प्रॉब्लम, मतलब अच्छे खासा प्रॉब्लम है ये। मतलब इस तरह की जो रूल्स एलिमिनेटी वाली जो प्रॉब्लम है ये अच्छी होती हैं। अब f एक कंटिन्यूस फंक्शन दिया है और f0 हमें दिया है 1, और इंटीग्रेशन 0 से लेके π/3 ft dt हमें 0 दे रखा है। ठीक है,
अब हमें पहला ऑप्शन है कि भाई इस इक्वेशन के कम से कम एक सॉल्यूशन होगा 0 से π/3 में। अब देखो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जब भी हो तो हमें हमेशा LMVT सॉरी रोज थ्योरम के बारे में सोचना चाहिए कि भाई रोज थ्योरम हम कैसे सोच सकते हैं। जैसे रोज थ्योरम के बारे में अगर हम सोचें यहाँ पे तो भाई इसके इंटीग्रेशन को कि 0 से लेके x ft dt माइनस cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, sin 3x/3। इसको मैंने एक फंक्शन माना gx, लेट्स से दिस इज अवर gx। अगर g ऑफ 0 देखें, g ऑफ 0 कितना है 0। g ऑफ π/3 देखें, g ऑफ π/3 कितना है भाई 0 से π/3 ये 0 हो, सॉरी 0 से π/3 ये 0 दे रखा है और π/3 पे sin पाई ये 0 हो जाएगा। तो g ऑफ 0 0 है, g ऑफ π/3 0 है। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि g डैश x बराबर 0 का कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी की बात करते हैं। बी में ये 3 sin 3x से रखा है, तो मान लो एक फंक्शन hx मान लेता हूं कि hx क्या माना 0 से लेके x ft dt, ठीक है। sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos माइनस cos 3 हो जाएगा प्लस cos 3x, ठीक है। इस 6 को इधर ले आए तो प्लस 6x/पाई, ये हमने एक फंक्शन माना hx। अब देखो h ऑफ 0 देखें अगर हम कि h ऑफ 0 कितना होगा भाई, व्हाट इज h ऑफ 0। तो h ऑफ 0 कितना होगा, ये 0 हो गया पहले वाला, cos 0 1 हो गया, वो 0 हो गया, तो h ऑफ 0 कितना है 1, ठीक है। अब मैं अगर h ऑफ π/3 देखूं कि h ऑफ π/3 कितना होगा, ठीक है। h ऑफ π/3 की बात करें तो 0 से लेके π/3 ये तो हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पे π/3 देखूंगा तो ये कितना होगा cos पाई कितना होगा -1, ठीक। और π/3 यहाँ रखूंगा कितना जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 0, सॉरी 0 नहीं 1, कितना हो गया 1। तो h ऑफ 0 भी 1 है और h ऑफ π/3 भी अपने पास 1 आ रहा है। अब जब दोनों ही 1 आ गए तो रोज थ्योरम यहाँ भी कहेगी कि h डैश x बराबर 0 का कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी अपना सही है। दोनों ऑप्शन अपने सही हो गए। चलिए इसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये हमारे पास है। लिमिट के क्वेश्चन को यही करना चाहिए तुरंत अपने पास। जैसे इस वाले में sin x/x, एक्स स्क्वायर को x इधर लिखा, x लिखा, ये तो हो गया 1। ऊपर वाले में और नीचे वाले में हमने क्या लगा ली, लेबनीज। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा fx, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो f 0 आएगा, f 0 कितना दे रखा है 1, तो ये डी ऑप्शन गलत हो गया। इस वाले में माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर से क्या एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा -1, x से x कटेगा और 0 से लेके x ft dt अपॉन x, ये हो जाएगा 1, तो ये 1 -1 सही है। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि भाई सी अपने पास यहाँ पे सही आएगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। अल्फा बीटा पैरामीटर्स में ये क्वेश्चन दे रखा है, तो उसके हिसाब से ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये होगी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर अल्फा एक्स, कि व्हाट इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर अल्फा एक्स अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, e की पावर अल्फा एक्स इंटू वाई, ठीक है। e की पावर अल्फा एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e की पावर अल्फा प्लस बीटा x dx, ठीक बात। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा x dx ही हमारे पास है। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे दो केस लेने पड़ेंगे कि अल्फा प्लस बीटा 0 भी हो सकता है और अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं है तब भी हो सकता है।
तो जैसे पहला केस मैं लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है तो ये हो जाएगा e की पावर अल्फा एक्स इंटू वाई। ठीक बात, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 0 है तो x dx, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 e की पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस c e की पावर माइनस अल्फा एक्स। अब देखो मैं अगर वैल्यू रख के देखूं कि भाई कोई इसमें वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ माइनस अल्फा एक्स में अल्फा को मुझे 1 रखना पड़ेगा। तो मैंने अल्फा को 1 रखा तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 e की पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस c e की पावर माइनस एक्स दे रखा है। c निकालने के लिए y ऑफ 1 1 दे रखा है, तो 1 रख दिया, 1 बराबर e की पावर माइनस 1 अपॉन टू ई, है ना, प्लस c अपॉन ई। तो इसको अगर हम यहाँ पे e से मल्टीप्लाई कर दें तो ये e माइनस 1/2 इज इक्वल टू सी। तो ये यहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो यार ये e माइनस 1/2 ऑप्शन ए अपना ठीक बैठ रहा है कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं है, अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं है तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी e की पावर अल्फा वाई, सॉरी e की पावर, एक मिनट से इरेज कर देते हैं थोड़ा यार, e की पावर अल्फा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स e की पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स dx। ठीक बात। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में यार हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए बाई पार्ट लगाएंगे, x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा e की पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। क्या आ गया, प्लस कांस्टेंट c। अगर हम इससे डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू इन दोनों में x अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, e की पावर बीटा एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। अब यहाँ पे भी 1 और 1 भाई अगर सेटिस्फाई करा के देखें ऑप्शन में तो देखो e की पावर x के साथ कुछ आ रहा है और अल्फा x की जगह x आ रहा है और एक जगह माइनस x आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, बीटा को रखते हैं 1 और अल्फा को रखते हैं 1। बीटा और अल्फा को 1 रखा तो ये हमारे पास बच्चों क्या मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा 2x माइनस 1 अपॉन 4 e की पावर x प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स 1। इसे मैं इस तरह लिख लेता हूं जैसे क्वेश्चन में है, x e की पावर x/2 x माइनस 1/2। ठीक है भाई, बिल्कुल मैंने उसी तरह लिख लिया जिस तरह हमें ये चाहिए था, और प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स इंटू वाई। अब c की वैल्यू निकालने के लिए 1 को 1 रख दिया, x को 1 रखा तो y 1 है, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 e/4 प्लस c अपॉन ई। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई हमारे पास e माइनस ई स्क्वायर बाई 4 शायद, हाँ ये इधर जाएगा, हाँ यस, e माइनस ई स्क्वायर बाई 4। c को यहाँ रखेंगे तो ऑप्शन देखें हम कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है यार, ये बैठ रहा है यार c। तो इसके दो ऑप्शन हैं ए एंड सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कि ए एंड सी विल बी द आंसर इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये अपने पास वेक्टर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, वेक्टर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है, ओ ए एक वेक्टर दे रखा है, ओ बी दूसरा वेक्टर दे रखा है ना, और मोड ऑफ ओ बी ओ सी ये दे रखा है। ठीक है, तो ओ बी क्रॉस ए सी 9/2 दे रखा है, तो लैम्डा पॉजिटिव है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे अपना सही होगा। तो यार पहले तो मेरे ख्याल से हमें ओबी ओए क्रॉस ओबी, ओबी क्रॉस ओसी दे रखा है, तो ओबी क्रॉस ओसी, ये ओबी क्रॉस ओसी निकालें, ओबी क्रॉस ओसी, तो ओबी ओबी तो गायब हो जाएगा भाई, ओसी की जगह रख देते हैं, ऐसा करते हैं ओबी इज बी वेक्टर, ओसी सी वेक्टर, इस तरह से करते हैं है ना। तो सी बराबर हाफ बी माइनस लैम्डा इधर रखा है, ठीक है। तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, माइनस लैम्डा बाई टू बी क्रॉस ए हो जाएगा ये अपने पास। ये मैंने बी के साथ प्री मल्टीप्लाई करी है, तो बी क्रॉस ए आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे मॉड अगर हम लगाएं तो ये 9/2 दे रखा है, ये मॉड लैम्डा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं कि मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए कितना होगा। बी क्रॉस ए देखने के लिए आई जे के बी क्रॉस ए, कि भाई बी क्रॉस ए हमारे पास आखिर कितना होगा। अब बी क्रॉस ए देखने के लिए ये हो गया 1 माइनस टू 2, ये हो गया 2 2 1। तो बी क्रॉस सी ए निकालें तो ये हो जाएगा कितना, -2 -4 -6 आई कैप, ठीक है। जे के साथ क्या आएगा 1 -4 +3 जे कैप है ना, और के साथ कितना आएगा 2 +6 के कैप। तो मॉड ऑफ बी क्रॉस ए हमारे पास कितना आ गया, मॉड ऑफ बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, ये आ गया 3, 3 कॉमन लेंगे 2 9, ये हमारे पास 9 आ गया। तो 9/2 कट गया, लैम्डा इज इक्वल टू +-1। अब लैम्डा इन्होंने पॉजिटिव दे रखा है, तो लैम्डा को हमें क्या लेना है 1, तो लैम्डा इज 1। लैम्डा 1 आ गया तो इसका मतलब सी वेक्टर इज नथिंग बट, सी इज नथिंग बट बी माइनस ए अपॉन 2, कि सी वेक्टर बी माइनस ए अपॉन 2 है। अब इन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इस वाले ऑप्शन के लिए, तो दैट इज हाफ मॉड बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का मॉड कितना है 9, 9/2, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, सही बात कि दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ओ ए वेक्टर, तो दैट इज सी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, दैट इज सी डॉट ए, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि सी वेक्टर की प्रोजेक्शन क्या होगी सी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब सी डॉट ए, इसका ए के साथ डॉट किया मैंने, अगर सी डॉट ए, सी को ये लिख लिया, तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट ए अपॉन 2 मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना होगा 3। तो ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट कितना है हमारे पास 2 -4 +2, ए डॉट बी कितना है भाई, ए डॉट बी अगर हम देखें तो वो कितना आ रहा है 0, तो ये कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। माइनस ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर कितना होगा 9 अपॉन 2 इंटू 3, तो वैल्यू विल बी -3/2, मतलब ये प्रोजेक्शन सही है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालें ए बी सी, की ए बी सी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। वैसे तो क्वेश्चन आसान है, बट कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना यार, है ना। तो कैलकुलेशन करते हैं ए बी सी के लिए। वैसे तो ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया क्या होगा हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी, ये कितना होगा हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी, तो हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी मॉड बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, मॉड बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए,
सी की वैल्यू रख सकते हैं भाई। सी की वैल्यू क्या थी, b माइनस ए अपॉन टू। सी कितना था, c इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन टू। तो c माइनस ए कितना होगा, b माइनस ए अपॉन टू माइनस ए, तो ये हो गया b माइनस थ्री ए अपॉन टू। तो ये हो गया हाफ b माइनस ए क्रॉस b माइनस थ्री ए अपॉन टू मॉड। ये यहाँ पर आ गया ना। अब ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर आ गया, तो टू बाहर ले लिया, वन अपॉन फोर, बी क्रॉस बी जीरो, बी क्रॉस थ्री ए, तो थ्री टाइम्स ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। और माइनस ए क्रॉस बी, माइनस ए क्रॉस बी ओवर जीरो, तो ये टू टाइम्स ए क्रॉस बी, वन बाई टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना था हमारे पास, नाइन है ना, नाइन ही था ना। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना था, नाइन। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, नाइन बाई टू। तो एरिया विल बी हमारे पास कितना आ रहा है, सी। हो, सी भी सही है। टाइम टेकिंग अभी प्रॉब्लम बच्चों। द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन साइड आर ए एंड सी। अब ए और सी एक्यूट ट्राइंगल, सॉरी, ए और सी हमारे पास डायगोनल्स हैं। तो हमारे पास ए प्लस सी एक वेक्टर होगा, ए माइनस सी दूसरा वेक्टर होगा। जो हमारे पास वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, एक तो होगा ए प्लस सी, और एक क्या होगा हमारे पास, ए माइनस सी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो a माइनस सी तो हमारे पास ये हो गया भाई, ये थ्री ए माइनस बी अपॉन टू दे रखा है, थ्री ए माइनस बी अपॉन टू। और a प्लस सी अगर हम देखें, तो a प्लस सी, सी कितना था, सी कितना था, b माइनस ए अपॉन टू, b माइनस ए अपॉन टू था। तो a प्लस सी कितना हो जाएगा यार अपने पास, टू, टू ए प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन टू हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अपॉन टू भूल भी जाएं तो उनके बीच का एंगल की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास निकालना है a प्लस बी डॉट थ्री ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी और मॉड ऑफ थ्री ए माइनस बी। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बी, ए और डॉट बी जीरो दे रखा है। तो ऊपर आ जाएगा थ्री ए डॉट बी कॉस थीटा बराबर, इसका एक्यूट एंगल निकालना है तो मोड ले लेंगे ए डॉट ए, तो थ्री मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर कितना होगा, नाइन, ठीक है। और b के साथ डॉट करेंगे जीरो, a डॉट बी जीरो, माइनस b डॉट बी, b डॉट बी का मोड कितना है भैया हमारे पास, b डॉट बी मॉड बी स्क्वायर दैट इज ऑल्सो नाइन, अपॉन इसी तरह मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस बी निकाल सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर कितना है, नाइन प्लस नाइन, और ये कितना होगा, अंडर रूट थ्री, नाइन इंटू नाइन, 81 प्लस नाइन। तो यार ये वन बाई थ्री देख लो आ रहा है नहीं आ रहा भाई, है ना। अब ये हमारे पास एंगल है वो वन बाई थ्री, पाई बाई थ्री नहीं आएगा, वन बाई टू नहीं आएगा, तो इसलिए डी गलत हो जाएगा यार, है ना। तो फाइव के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये रिलेटिवली एक लड्डू क्वेश्चन है भाई। पैराबोला दे रखा है, ये हमारे पास पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर एट एक्स। इसका फोकस क्या है, टू कोमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स बराबर माइनस टू। अब जो P है वो माइनस टू कोमा फोर है, माइनस टू कोमा फोर जो पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स पे होगा, माइनस टू कोमा फोर। अब यहां से इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ करी। अब ये प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम है भाई, है ना। Q और Q डैश हमारे पास डायरेक्ट ये टेंजेंट है ऑन E सच दैट वी F बी द फोकस, F फोकस है, ये फोकस है। तो पक्की बात Q Q डैश F एक लाइन में होंगे, जो इनको मिलाएंगे फोकल कोड होती है। तो F लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q Q डैश, ये हमारे पास सही हो गया। P F P, भाई जो PQ है, ये PQ फोकस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। किसी भी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो पोर्शन है वो फोकस पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 90 डिग्री। तो पी एफ क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सही बात है। क्यू पी क्यू डैश,
क्यू पी क्यू डैश, भाई ये फोकल कोड, ये हमारे पास डायरेक्टर सर्कल है, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्टर सर्कल होता है, तो ये टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी सही है। अब इनके पॉइंट -2,4 और 2,0 इनके बीच के डिस्टेंस कितना होगा, 16 + 16 4√2, 5√2 दे रखी है तो ये गलत हो गया, तो सी इज रॉन्ग एंड ए बी डी इज करेक्ट। चलिए बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने खत्म हुए। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद हमारे पास ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन, नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने बनाए। तो नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इसमें देखते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे एक रीजन दे रखा है, x पॉजिटिव है और y² इज लेस देन 4 - x है, y² इज इक्वल टू 4 - x, ये एक पैराबोला होगा अपने पास, और y² इज लेस देन 4 - x, 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस, मतलब ये वाला रीजन होगा। x पॉजिटिव है मतलब ये रीजन, ये जो रीजन है भाई, अगर मैं इसे शेड करूं थोड़ा सा, तो ये रीजन, इसे मैं येलो से शेड कर रहा हूँ, ये रीजन हमारे पास है, जिस रीजन में हमें एक सर्कल बनाना है। अब इसमें क्या दे रखा है, एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स दैट आर कंटेन्ड इन रीजन आर हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारे पास सर्कल है, जो ये छोटा सर्कल बड़ा सर्कल इस तरह से सर्कल होंगे, तो सबसे बड़ी सर्कल, सर्कल विद द लार्जेस्ट रेडियस, कि भाई लार्जेस्ट रेडियस का सर्कल कौन सा होगा। अब लार्जेस्ट रेडियस का सर्कल जो होगा वो इस तरह से होगा कुछ, जो इसको यहाँ पे टच कर रहा होगा। ठीक है, लेट अल्फा बीटा बी द पॉइंट वेयर दिस सी मीट्स दिस, तो ये मान लो पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, ये पॉइंट क्या है, अल्फा कोमा बीटा। सर्कल की रेडियस मान लेते हैं आर, सर्कल की रेडियस आर है तो ये r,0 हो गया, ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आर डिस्टेंस है हमारे पास बच्चों। अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन करना है, तो इस क्वेश्चन करने के लिए अल्फा बीटा इस कर्व पे होगा, तो β² इज इक्वल टू 4 - अल्फा, दिस इज वन इक्वेशन, β² इज इक्वल टू 4 - अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू 4 - β², कि अल्फा हमारे पास 4 - β² के इक्वल है, कि अल्फा स्क्वायर इज 4 - β²। ठीक, अब अल्फा 4 - β² है हमारे पास। यहाँ पे जो नॉर्मल है, यहाँ पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 2y डैश इज इक्वल टू -1, y डैश इज इक्वल टू -1/2 बीटा। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, 2 बीटा, तो इस वाले नॉर्मल का स्लोप 2 बीटा है, तो इस लाइन का स्लोप β-0/α इज इक्वल टू 2 बीटा, तो बीटा बीटा कैंसिल हो गया, तो α - इज इक्वल टू 1/2, कि α - हमारे पास 1/2 के बराबर है, अल्फा और आर में एक रिलेशन बना के। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r होगी, तो α - का होल स्क्वायर प्लस β² इज इक्वल टू r², तो यहाँ पे क्या बना, α² प्लस β² -2 αr इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, हमें यहाँ से क्या निकालनी है, रेडियस। तो α² β² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 - अल्फा, β² को मैं लिख सकता हूँ 4 - अल्फा -2 α इंटू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा -हाफ इज इक्वल टू 0, तो α² -2 α² कितना हो गया, -α²। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, -α प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा कितना, +4 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा कितना आ गया, 2 आ गया, कि वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2। अब अल्फा अपने पास 2 आ गया, तो सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 3/2। भाई यहाँ पे 2 - r इज इक्वल टू 1/2, तो r कितना आ गया, 3/2, तो इसका आंसर हो गया 1.5, कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना हो गया, 1.5। और अगले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, अल्फा का 2, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ हो गए हमारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं।
9 और 10 में हमें ये फंक्शन दे रखा है, f1 ये दे रखा है पूरा लंबा चौड़ा, f2 ये दे रखा है, ठीक है। और denotes product of this mi ni respectively denote the number of point of local minima and point of local maxima, मतलब ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है फॉर द फंक्शन fi। अब इन्होंने पूछा क्या क्या है, m1 n1 और m2 n2, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं एक तरीके से। अगर f1 नहीं आता तो f2 कर सकते हैं, ठीक है। अब f1 और f2 अगर हम करें, पहले f1 करते हैं कि f1 में क्या है। f1 में डिफरेंशिएशन के लिए लेबनीज लगाएंगे, ठीक बात। तो लेबनीज लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, f1x इज इक्वल टू पाई x माइनस जे की पावर j, x माइनस जे की पावर j, ठीक है। और j कहां से कहां तक है, 1 से लेके 21 तक है, j 1 से लेके 21 तक है। ये हमारे पास आ गया f1 डैश डिफरेंशिएशन। अब ये कहाँ कहाँ जीरो है, 1 2 3 एंड सो ऑन 21 तक जीरो है। लेकिन साइन स्कीम देखो 2 पे चेंज होगी क्या, 4 पे चेंज होगी क्या साइन स्कीम, 2 4 6 इन पे साइन स्कीम चेंज नहीं होगी क्योंकि पावर इवन, पावर क्या है इवन। तो इन पे साइन स्कीम चेंज नहीं हो रही होगी, तो मतलब जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है वो ऑड नंबर्स हैं। 1 से लेके 21 तक ऑड नंबर्स कितने होंगे, 11, कितने होंगे 11। और वो मतलब कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7, आगे इस तरह लिख लेंगे 9 11 13, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, 15 17 19 21 है ना, ये 11 नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे इन पे ही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ रहा है। अब जैसे 11 21 पे सोचो क्या हो रहा होगा, 21 के इधर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इधर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, पक्की बात। तो 21 पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, मतलब ये इस तरह जा रहा होगा, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग 21 पे आया ना। तो 21 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो देखो 21 लोकल मिनिमा है, तो उससे पहले वाला ये लोकल मैक्सिमा होगा। क्यों, कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट जो है वो अल्टरनेट अगर करते हैं, तो ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा है फिर ये मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा है फिर ये मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा वाले हमारे पास कितने आए, 5। तो n1 हमारे पास कितना है, 5। और m1 कितना है हमारे पास, 6। तो 2 इंटू 6 12 प्लस 5 इंटू 3 15, ठीक, प्लस 30। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 27 प्लस 30 दैट विल बी 57। तो इसका आंसर कितना हो गया, 57 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फंक्शन चाहिए भैया, है ना, यही डिफरेंशिएशन कर लेते हैं यार इसे फंक्शन को। तो f2 डैश x 98 इंटू 50 x माइनस 1 की पावर 49 माइनस 600 इंटू 49 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 48, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं भाई, इसको मैं लिख लेता हूं 300 इंटू 98, कॉमन लेना आसान रहेगा बस इसलिए 98 कॉमन लिया, ठीक है, 50 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे और x माइनस 1 की पावर 48 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या x माइनस 1 और यहाँ पे बचा क्या 6। तो x माइनस 7 इस 48 वाले पे तो ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, x माइनस 7 आ रहा है। तो 7 पे साइन स्कीम नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है, तो इट्स ए मिनिमा। तो m2 m2 इज 1 और n2 इज 0। m2 1 है n2 0 है, तो ये आंसर कितना हो गया 6, इसका हमारे पास बच्चों आंसर आ गया कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 6। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। 11 में जी आई एक फंक्शन दे रखा है और एफ भी एक फंक्शन दे रखा है, जी दो फंक्शन है i1 और 2 के लिए, g1 1 दे रखा है, g2 ये दे रखा है और fx ये दे रखा है। लड्डू क्वेश्चन है, जैसे इस पहले वाले क्वेश्चन में s1 की वैल्यू निकालनी है, तो s1 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन π/8 से लेके 3π/8, ठीक। g1 कितना है 1, तो fx मतलब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है यार ये तो simple।
अब a प्लस बी कितना है, पाई/2। तो अगर मैं इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊं, पाई/8 3 पाई/8, तो पाई/2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। तो दोनों का सम 2s1 इज इक्वल टू, इन दोनों का सम 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 पाई/8 माइनस पाई/8, दैट इज 2 पाई/8। कितना हो जाएगा, 2 पाई/8। तो s1 मेरे पास कितना आ गया, पाई/8 आ गया, कि s1 इज पाई/8। तो s1 अपॉन पाई इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 1, कि हमारे पास 1 के बराबर आ गया है। अब ये 1 के बराबर आ गया, हमसे पूछा क्या है, 16s1 अपॉन पाई। तो 16s1 अपॉन पाई विल बी 2, ये 2 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, G2 दे रखा है, G2 S2 के लिए G2 दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है G2, मॉड 4x माइनस पाई, मॉड 4x माइनस पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स। और इसका इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक है, पाई/8 से 3 पाई/8 तक है यार, पाई/8 से 3 पाई/8 तक है। ये है S2। ठीक है, इसमें भी किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं यार। तो पाई/8 से 3 पाई/8, ठीक है, पाई/8 से 3 पाई/8, तो ये हमारे पास cos स्क्वायर एक्स होगा। तो ये हो जाएगा पाई/8 से 3 पाई/8, इन दोनों का सम कितना होगा, 4 पाई/8 मतलब पाई/2। इन दोनों का सम कितना होगा, 4 पाई/8 मतलब पाई/2। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितना होगा, मॉड ऑफ 4x। तो मॉड ऑफ 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, मॉड ऑफ 4x माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, 2 पाई - 4x का मोड, 2 पाई - 4x का मोड। नहीं यार, यहाँ पे ये बात जो है थोड़ी सी गड़बड़ बैठ रही है भाई। इसको हमें थोड़ा सा अभी ब्रेक करने की जरूरत है मेरे ख्याल से भाई। इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे। इसको हम, जैसे हमारे पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे हमने किंग प्रॉपर्टी लगाई, कि भाई किंग प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं, तो किंग प्रॉपर्टी पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे। तो पाई/8 से लेके 3 पाई/8, ये हो जाएगा 4 टाइम्स पाई/2 माइनस एक्स माइनस पाई, और ये हो जाएगा अपने पास क्या, कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 4 पाई/2 2 पाई माइनस पाई, दैट इज पाई माइनस 4x। तो मोड के अंदर 4x माइनस पाई लिखो या पाई माइनस 4x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा पाई/8 से लेके 3 पाई/8, है ना, S2। तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो 2s2 कितना होगा, पाई/8 से लेके 3 पाई/8, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या, मॉड 4x माइनस पाई dx। क्या बचेगा, मॉड 4x माइनस पाई dx। अब यहाँ पे हमें बस इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन तो यार मेरे ख्याल से एरिया से निकालना चाहिए भाई। इसका ये पाई/4 होगा, है ना, और ये हमारे पास वी शेप इस तरह ग्राफ आएगा। ये हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, पाई/8, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 3 पाई/8। तो पाई/8 पे ये जो वैल्यू है, पाई/2 माइनस पाई, ये हो जाएगी पाई/2, ठीक है, और ये कितनी होगी, पाई/8। तो इसका एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे पास कितना आ गया, 2 टाइम्स, दिस एरिया विल बी 2 टाइम्स हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, पाई/8, हाइट कितनी है, पाई/2, ठीक है। तो 2s2 मेरे पास इतना आ गया,
कि 2s2 इज इक्वल टू दिस, तो 2 से 2 उड़ जाएगा, ठीक है। s2 मेरे पास कितना आ गया, पाई स्क्वायर, हमें निकालना क्या है, 48s2 है ना, तो पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 32, मतलब इसको मैं लिख लेता हूँ 16 इंटू 2 लिख लेता हूँ, तो 16s2 अपॉन पाई स्क्वायर, 16s2 अपॉन पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2, तो 48 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर आएगा, 3 इंटू 1/2 1.5, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1.5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। m एक रीजन दे रखा है इस सर्कल के अंदर का, x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू r²। कंसिडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक जीपी दे रखी है 1/2n-1, मतलब जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो 1/2 है, तो ये हमारे पास जीपी है 1 2 3 एंड सो ऑन। s0 इज 0, s0 0 है। sn डिनोट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द जीपी, ठीक है, जीपी के फर्स्ट एंड टर्म्स का हमारे पास क्या है, सम है। n अगर 1 से बड़ा है तो cn डिनोट्स द सर्कल विथ सेंटर sn-1, 0, ठीक है, एंड रेडियस an। अब देखो हमारे पास पहले वाले में cn के लिए बात की हुई है, तो cn जो है ऐसे सर्कल्स हैं, cn ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर तो sn-1 है और रेडियस है हमारे पास क्या, an, ये रेडियस है an। अब देखो जो लास्ट वाला सर्कल होगा बच्चों, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, dn इज द सर्कल whose center is sn-1, sn-1, रेडियस इज an। अब कंसिडर m, ये एक m दे रखा है रेडियस इसके लिए, है ना। लेट k बी द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स cn दैट आर इनसाइड m, कि m के अंदर कौन से हैं। अब देखो m के अंदर होने के लिए m अपने पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस ये r दे रखी है, तो मतलब इस सर्कल के अंदर कुछ आना चाहिए। तो जो लास्ट सर्कल होगा, ये थोड़ा सा डायग्राम बेकार सा बना है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये बना लेते हैं, ये बना लिया सर्कल। तो जो लास्ट सर्कल है उसकी रेडियस, उसके सेंटर, सेंटर की दूरी प्लस रेडियस का सम, वो इस आर से छोटा होना चाहिए तभी तो अंदर होगा। भाई इसका सेंटर है 0 ये हमारे पास, तो वो इसके अंदर होने के लिए, इसके अंदर होने के लिए सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो गई, sn-1, और उसकी रेडियस कितनी हो गई, an। ये हमारे पास जो गिवन रेडियस है सर्कल की उससे छोटा होना चाहिए। तो n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दे रखी है k, की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज k। अब देखो sn-1 प्लस an इज नथिंग बट sn, भाई सम ऑफ n-1 टर्म्स में sn अगर हम जोड़ दें तो वो sn ही तो हुआ हमारे पास gp का, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे sn है, तो gp का n टर्म्स का सम 1-1/2 की पावर n अपॉन 1-1/2, ठीक है, दैट शुड लेस देन इक्वल टू, वो नंबर क्या है हमारे पास, 1025/513, 1025 अपॉन 513, 1/2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1-1/2 की पावर n इज लेस देन इक्वल टू 1025/1026, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/1026 आएगा, और ये कितना आएगा, 1/2 की पावर n, तो 2 की पावर n इज लेस देन इक्वल टू 1026। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये k है, k बी द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इज 10 आ गया अपने पास। अब k 10 आ गया, k के बाद इन्होंने कुछ एक और चीज पूछी है, इन्होंने पूछा है k के बाद l बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ सर्कल्स अमोंग दीज k सच दैट नो टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, कि भाई कोई भी दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब जैसे पहला सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन, रेडियस है 1, ये पहला सर्कल है, ठीक है। दूसरे सर्कल का सेंटर 1 है, रेडियस है इसकी आधी, ये रेडियस इसकी आधी है, इस हाफ।
तीसरा जो सर्कल है उसका सेंटर 3/2, मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट उसका सेंटर होगा, और रेडियस इसकी रेडियस की आधी, रेडियस इसकी रेडियस की आधी इस तरह बनेगी। तो देखो अल्टरनेट सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई। एस मान लो पहला सर्कल है ये 1, दूसरा सर्कल है 2, तीसरा सर्कल है 3। तो 1 और 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 1 और 3 नहीं कर रहे हैं, 1 और 3 नहीं कर रहे हैं। इसी तरह आगे अगर मैं बनाऊंगा ये सेंटर, ये आधी रेडियस ये, इसी तरह मैं सेंटर बनाऊंगा आधी रेडियस ये, तो इस तरह से हमारे पास ये रिंग्स चल रही है। तो देखो 1 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एडजेसेंट्स आर इंटरसेक्टिंग, बट अल्टरनेट अगर एक एक बीच का 2 4 हटा दिया जाए तो 1 3 5 ये सब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो आउट ऑफ 10 जो ऑड नंबर्स वाले हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, या जो इवन नंबर वाले हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो उनकी काउंटिंग कितनी हो गई? 5। तो यहाँ पे L हमारे पास कितना है? 5। तो K इज 10, L इज 5, 30 प्लस, हाँ 30 प्लस क्या हो गया ये अपने पास? 30 प्लस 20, 30 प्लस 10 दैट विल बी 40। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास? डी। डी विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद आगे क्या दे रखा है? एम रेडियस ये है, dn इज नंबर ऑफ सर्कल्स। अब dn में सेंटर क्या हो गया? सेंटर हो गया Sn-1 Sn-1। अब देखो सेंटर है Sn-1 Sn-1, ये लास्ट सर्कल है Sn-1 Sn-1 सेंटर वाला। तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन मतलब बड़े वाले सर्कल के सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी हो गई? √2 Sn-1। और जो छोटे वाला सर्कल आएगा वो लास्ट ही आएगा। इसका मतलब √2 Sn-1 प्लस an, ये हमारा इस रेडियस से छोटा होना या बराबर होना चाहिए। तो 2 की पावर 199 माइनस 1 अपॉन इंटू √2 अपॉन 2 की पावर 198। तो √2 Sn-1 जीपी का सम 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n-1, ठीक बात, अपॉन 1 माइनस 1/2, 2 पर चला जाएगा, प्लस nth टर्म विल बी 1 अपॉन 2 की पावर n-1। तो ये जो है ये कार्यक्रम अपना इस एक्सप्रेशन से छोटा होना चाहिए। तो इसे मैंने क्या लिखा? 2√2 माइनस 2√2 माइनस 1। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है भाई, है ना। लेस देन, अब देखो इसको 198 को इसके नीचे लिखेंगे, 199 के 2 बचेगा, 2 इंटू √2 2√2 बचेगा, माइनस √2 अपॉन 2 की पावर 198। ठीक है, 2√2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया। तो 2√2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू √2 अपॉन 2 की पावर 198। तो ये इधर गया, थोड़ा सा इधर मैं उल्टा ला रहा हूँ इसे, है ना। 2 की पावर 198 इधर आ गया अपने पास, ठीक है। √2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2 माइनस 1/√2, और ये हो गया ग्रेटर देन 2 की पावर n-1। तो देखो 2 की पावर n की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? n की लार्जेस्ट वैल्यू। अब देखो 198 यहाँ रखूंगा मैं तो 197 आएगा, तो ये चीज उससे बड़ी हो जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 201 रखता हूं तो 201 रखने पे ये होगा मेरे पास क्या? 2 की पावर 199, सॉरी 2 की पावर 200। 2 की पावर 200 मतलब ये हो गया, एक 198 काटूंगा 4 बचेगा। तो 2 माइनस 1 अपॉन √2 4 से बड़ा होगा क्या? नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर मैं 200 रखता हूं तो ये बचेगा 2 की पावर 199, और ये बचेगा 2 की पावर 198, और 2 माइनस 1 अपॉन √2। ठीक है, ये यहाँ काटा तो ये बचा 2। तो 2 माइनस 1 अपॉन √2 2 से बड़ा है क्या? नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक बात। 199 के लिए देखते हैं। 199 के लिए ये हमारे पास क्या होगा? 199 के लिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, है ना। 2 की पावर 198, ये होगा 2 माइनस 1 अपॉन √2, और ये होगा 2 की पावर 198, है ना। 199 के लिए तो ये कटा ये कटा, तो 2 माइनस 1 अपॉन √2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन √2 आ गया, ये इधर गया ये इधर गया, तो √2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये भी सही है।
तो 199 इज द लार्जेस्ट वैल्यू जिसके लिए बात सही है। भाई 199 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, 198 के लिए भी सही आएगा ये। भाई जब 199 के लिए सही आ रहा है तो उसके लिए भी ये हमेशा सही आएगा। तो 198 के लिए भी सही है, 199 के लिए भी सही है, 199 से छोटी सारी वैल्यू के लिए सही है। सही बात। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट? लार्जेस्ट इज 199, कि लार्जेस्ट हमारे पास क्या होगा? 199 होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था भाई। हाँ, अगेन वेरी गुड कॉम्प्रिहेंशन। भाई वापिस एक तगड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन आईटी वालों ने पूछा है इसमें। ठीक है, आईटी वालों ने जो कॉम्प्रिहेंशन पूछा है इसमें 51x, 51 एक फंक्शन दे रखा है, 52 एक फंक्शन दे रखा है, और f एक फंक्शन दे रखा है जीरो से इन्फिनेटिव, f0 और g0 जीरो दे रखे हैं। ठीक है, अब f0 और g0 दोनों जीरो दे रखे हैं, तो हमें यहाँ बताना है कि कौन कौन से कार्यक्रम हमारे सही हैं, कौन कौन से कार्यक्रम सही बैठेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें f और g इनमें रिलेशन दिया है। अब देखो f और g में रिलेशन लाने के लिए ये एक इवन फंक्शन है, तो fx को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स जीरो से लेके x। क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स जीरो से लेके x। अब जीरो से लेके x, x पॉजिटिव है तो ये मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। t माइनस टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसे भी ये लिख सकते हैं। यस और नो? अब देखो यहाँ पे ये हो गया 2 जीरो से लेके x की e की पावर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, अच्छा माइनस जो बचा वो बचा 2t² e की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन जीरो से लेके x। ठीक है, अब ये जो बचा है इस gx में अगर रूट t को, भाई ये हमारे पास ये आया है हमारे पास t e की पावर माइनस टी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि भाई इसको हम क्या करें। अब जैसे इसमें मान लो रूट टी को जी में, रूट टी को मैंने, या टी को मैंने जेड स्क्वायर लिख लिया। टी को मैंने क्या लिख लिया? जेड स्क्वायर मान लो। टी को जेड स्क्वायर लिखा तो ये इंटीग्रेशन जीरो से, टी जीरो है तो जेड भी जीरो है, टी एक्स स्क्वायर तो जेड कितना है? एक्स। ये कितना हो जाएगा? जेड अंडर रूट टी। ये कितना हो जाएगा? e की पावर माइनस जेड स्क्वायर, है ना। और dt की जगह क्या आएगा? 2z dz। तो ये जो कार्यक्रम है वो देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, हाँ या ना। तो ये हमारे पास क्या है? gx। ये हमारे पास क्या है? gx। तो एक तरीके से fx प्लस gx हमारे पास कितना आ गया? इंटीग्रेशन 2t e की पावर माइनस टी स्क्वायर जीरो से लेकर x dx। ठीक है, अब टी स्क्वायर को अगर हम मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? e की पावर बाई 2t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस वन, है ना। ठीक है, और जीरो से लेके x, जीरो से लेके x लिखेंगे तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और जीरो लिखेंगे माइनस वन, तो ये हो गया 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है? रूट एल एन, अंडर रूट ऑफ एल एन थ्री। अंडर रूट ऑफ एल एन थ्री लिखूंगा तो ये 1/3 होगा, 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3 आएगा। तो हमारे पास एफ ऑफ रूट एल एन थ्री प्लस एफ ऑफ रूट एल एन, जी ऑफ रूट एल एन थ्री 2/3 होता तो सही होता, तो ये फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट कैसा है अपने पास? फॉल्स, कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखो ये इसने मतलब काफी गुणा भाग करवा दी भाई हमसे, बेस क्वेश्चन ने हमसे काफी गुणा भाग करा दी, है ना भाई। ये ऐसा नहीं था कि लड्डू क्वेश्चन था, काफी गुणा भाग वाला क्वेश्चन था अपने पास। ठीक, अब चलो इसकी बात करते हैं। 51x इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा एक्स। अब 51x इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा एक्स। व्हाट इज 51x? कहाँ है 51x? ये रहा, e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स।
e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन इंटू एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अब देखो अल्फा वन से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है, और ये हमेशा कैसा है, नेगेटिव है, अल्फा वन से बड़ा है तो। भाई अगर x वन से बड़ा है तो ये हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव, और ये हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव। तो फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट, ये बात बिल्कुल गलत हो गई हमारे पास, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गया कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक बात, अब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं फाइव टू, ये फाइव टू साइड टू जो भी है, फाइव टू साइड टू, उसमें क्या है, तो ये पहले साइड टू नोट कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, साइड टू विल बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, आगे क्या दे रखा है, माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, प्लस टू, प्लस टू ये हमें दे रखा है। अगर मैं साइड टू डैश एक्स करूं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, ठीक है, और माइनस टू इसका हो गया माइनस टू, ठीक है, और ये हो गया प्लस टू ई की पावर माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे टू कॉमन ले लूं तो ये हो गया ए की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ए की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, दिस इज साई वन, तो टू साई वन एक्स माइनस वन, ये हमारे पास क्या है, साई टू एक्स है ना, साई टू का डिफरेंशिएशन। अब देखो साइड टू पे मैं ऐसा करता हूँ, एलएमवीटी लगाता हूँ, तो एलएमवीटी कहता है कि जीरो से एक्स में एलएमवीटी लगा रहा हूं कि साइड टू एक्स माइनस साइड टू जीरो अपॉन, मैं इसे दूसरे कलर से लिखता हूं यार तो बढ़िया लगेगा, साइड टू एक्स माइनस साइड टू जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। एक ऐसा बीटा होगा इन दोनों के बीच में, जीरो से एक्स के बीच में, जिसको हम साइड टू डैश बीटा बोल सकें। अब साइड टू जीरो, अगर हम ये जीरो रखेंगे तो जीरो आ रहा है अपने पास, यस जीरो आ रहा है, तो साइड टू एक्स इज इक्वल टू एक्स साइड टू डैश बीटा, साइड टू डैश बीटा कितना है, टू साई वन बीटा माइनस वन, ठीक है, तो ये हमारे पास टू एक्स साई डैश बीटा माइनस वन, ये हमारे पास सही आ गया। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है हमारे पास, सी। अब सी ऑप्शन सही आ गया तो काम हो गया यार अपने पास, भाई एक ही तो सही निकालना है, ऐसा थोड़ी है। अब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसके लिए डिफरेंशिएशन कर लो भी, चलो ये भी देख लेते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स, एफ एक्स मेरे पास ये आ गया था, तो अगर मैं एफ डैश एक्स देखूं तो एफ डैश एक्स क्या होगा, टू टाइम्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यस। अब यहाँ पे एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई साइन स्कीम बनाएंगे, जीरो वन वेविकर उल्टा बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो जीरो से थ्री बाई टू में इंक्रीजिंग है, ये बात गलत है, जीरो से वन तक ही इंक्रीजिंग है और बाकी ये नहीं। अरे अब क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इनमें सही है, फाइव वन एक्स लेस देन इक्वल टू वन, फाइव टू एक्स नेगेटिव फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ वन एक्स, ये हमें सब दे रखा है, तो ये हमें बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है। अब देखो फाइव वन एक्स ये हमें क्या दे रखा था, e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, ये लेस देन इक्वल टू वन, फाइव वन एक्स ये ना। अब e की पावर माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स, जैसे मान लो x को फाइव रखा, तो फाइव प्लस समथिंग वन से छोटा थोड़ी होगा,
गलत हो गया ये तो वैसे ही। सही है भाई, ये तो गलत हो गया हमारे पास। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे वाले में ये जीरो से छोटा है, ये जीरो से छोटा है, ये है कि अपने पास आ, ये वैसे ही गलत हो गया भाई। x इज इक्वल टू जीरो पे वन आ रहा है। एक मिनट चो, साइड टू एक्स मेरे पास क्या है, साइड टू एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस क्या है टू, प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन ई की पावर एक्स, ऐसा मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो पॉजिटिव ही है हमेशा। अब ये क्या हमेशा नेगेटिव है, एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो? भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है, टू अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। भाई एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो टू अपॉन ई की पावर माइनस एक्स का ये ग्राफ आएगा, ठीक है। और ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे, अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूं तो ये तो जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी पे ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये हमेशा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इन्फिनिटी पे ये जीरो हो जाएगा, और ये हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तो इसमें कोई लेस देन इक्वल टू जीरो गलत बात। अब बात करते हैं सी और डी। सी और डी के लिए एफ एक्स और जी एक्स ये दोनों पता होने चाहिए कि एफ एक्स और डी एक्स हमारे पास क्या है, ठीक है। अब जैसे जी एक्स हमें दे रखा है क्या, कि व्हाट इज जी एक्स एंड व्हाट इज एफ एक्स। जीरो से वन बाई टू के लिए एफ एक्स हमारे पास क्या आया था बेटा जी, एफ एक्स, एफ एक्स था इंटीग्रेशन टू टाइम्स जीरो से एक्स, आ गया ये, टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो से एक्स, एक्स माइनस सॉरी टी माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, यही था ना? हाँ यही था, डी टी। ये हमें एफ एक्स दे रखा है ना? अब यहाँ पे अगर मैं इसमें क्या करना चाहिए हमें, भाई मैंने यहाँ पे इसको इधर ले जाके एक फंक्शन मान लिया कि एफ एक्स, एक मिनट रुकना बच्चों hold। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखने के लिए एफ एक्स हमें ये दे रखा था है ना, और हमें ये प्रूव करना है कि ये इससे बड़ा होगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक एच एक्स फंक्शन मान लेते हैं कि एच एक्स इज एफ एक्स माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस टू बाई फाइव एक्स की पावर फाइव, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एच जीरो पूछूं कि एच जीरो कितना होगा, ये जीरो ये वन वन जीरो, तो एच जीरो कितना है, जीरो। अगर मैं एच डैश एक्स की बारे में बात करूं कि एच डैश एक्स क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेबनीज से इसका डेरिवेटिव कर दिया। वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा, प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या होगा, माइनस टू एक्स की पावर फोर। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया,
-2x² मैंने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, e⁻−x², यहाँ पे क्या बचा -1, यहाँ पे क्या बचा +x²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस ये जो है e⁻−x² वाला जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं ये कैसा है। अब देखो वैसे तो इसे सीरीज एक्सपेंशन से भी बोल सकते हैं कि e⁻−x² का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 - x² + x⁴/2 और -1 + x² आएगा ये, है ना। तो 1 से 1 जाएगा, x² से x² जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव और ये नेगेटिव बाहर है, तो h' अपने पास नेगेटिव आ गया। h' नेगेटिव है तो hx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, hx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f ये जो f00 है, h00 है, तो hx नेगेटिव होगा, hx कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जब क्या दे रखा है, ग्रेटर देन। तो जो सी वाला है रिजेक्ट हो गया, कि दिस C1 इज ऑल्सो रिजेक्टेड। अब हम इसी तरह gx की बात करते हैं। अब gx के लिए भी मैं इसे फंक्शन मान लेता हूँ, तो gx के लिए भी इसे फंक्शन मान लो इधर लाके, और बिल्कुल सेम करेंगे। वैसे तो 3 गलत आ चुके हैं, तो चौथा अपने पास सही आ जाएगा। उसे भी हम सीरीज एक्सपेंशन से इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 तो यार बच्चों एक आसान सा क्वेश्चन था। A number is chosen randomly from this set 1 to 2000. P be the probability of chosen multiple of 3 and तो multiple of 3, जो 3 के मल्टीपल होंगे उनकी काउंटिंग कितनी होगी, 2000/3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये कितना हो जाएगा, 666। 7 के मल्टीपल कितने होंगे, 2000/3 का मल्टीपल, सॉरी 7/7, तो इनकी काउंटिंग आ रही है 285। और 3 और 7 दोनों के कितने होंगे, 2000/21 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसकी वैल्यू आ रही है 95। ठीक है, अब और दिस, तो हमें 3 यूनियन 7 निकालना है। सो दिस प्लस दिस -95, दैट विल बी 856। अब 856, the required probability will be 856/2000। ठीक है, तो दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500p इज इक्वल टू 856/4 आ जाएगा। तो 856/4, 214। यस, दिस विल बी 214। तो ये आसान क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में ना कुछ करना है, जैसे एक इलिप्स दे रखा है, ये इलिप्स में 3 पॉइंट दे रखे हैं, पी क्यू का मिड पॉइंट ये है और पी क्यू डैश का मिड पॉइंट ये है। ठीक है, पी क्यू डैश का मिड पॉइंट ये है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एम पी क्यू, मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। अब जैसे ये ट्राइंगल होता है ना, मान लो ये ट्राइंगल बनेगा, तो पी क्यू क्यू डैश, ठीक है, इनके मिड पॉइंट ये हैं। ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला साइड, ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड से लेंथ में छोटा होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, दैट इज हाफ ऑफ क्यू क्यू डैश। अब क्यू क्यू डैश की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एलिप्स में मैक्सिमम लेंथ की कोड क्या होती है, मेजर एक्सिस। तो क्यू क्यू डैश कितना है, ए है 4, तो मेजर एक्सिस है 8, तो हाफ इंटू 8, आंसर विल बी 4। ये लड्डू क्वेश्चन था भाई, गिफ्ट था ये एकदम आईआईटी वालों की तरफ से। बस पढ़ने में थोड़ा खतरनाक लग रहा था, वरना वैसे गिफ्ट था ये, है ना। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। अब देखो ये जो फंक्शन होते हैं x/x+1 मोनोटोनिक होते हैं। 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, 10 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिंपल। अब इसकी 0 पे वैल्यू कितनी है, 0। 10 पे वैल्यू कितनी है, 10^2/11। फिर 10 पे वैल्यू कितनी है, 10^2/11। तो 10^2/11 का अंडर रूट, भाई 10² मतलब 100/11, तो ये 99 पॉइंट समथिंग होगा। तो 9 पॉइंट समथिंग का अंडर रूट कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग।
तो ये 0 से लेके 3 पॉइंट समथिंग तक जा रहा है मामला। ये कहां तक जा रहा है? 0 से लेके 3 पॉइंट समथिंग तक। तो अब ये सोचो कि ये 1 कब होगा भाई? 10x अपॉन एक्स प्लस 1 का अंडर रूट 1 कब होगा? जब ये 1 होगा। 2 कब होगा? जब ये अंडर रूट वाली चीज 4 होगी। 3 कब होगी? जब ये अंडर रूट, ये वाली अंदर वाली चीज 9 होगी। यस और नो? तो 10x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 1/9 आ गया इस वाले के लिए। एक्स प्लस 1 1/9 आ जाएगा। यस, 1/9 आ जाएगा। 10x इज इक्वल टू 4x प्लस 4। तो 6x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा 4 के लिए। ठीक है। और 10x इज इक्वल टू 9, तो 9x प्लस 9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो ये अपने पास कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ? एक तो ब्रेक हुआ 0 से लेके 1/9, एक ब्रेक हुआ 1/9 से 2/3, एक ब्रेक हुआ 2/3 से कितना 9, और एक ब्रेक हुआ 9 से लेके 10। ये तो होगा 0, 1/9 पे 1 है, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 0 सॉरी। और ये 1, ये 2, ये 3। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/9 प्लस 18 माइनस 4/3। 18 माइनस 4/3, और ये कितना हो जाएगा 3। दिस विल बी 3। यस। तो 18 ये हो जाएगा 21, 2/3 माइनस 2/3 माइनस 1/9। यस और नो? तो 21 माइनस 2/3 माइनस 1/9, तो 3 ये हो जाएगा कितना 21 माइनस 7/9। तो 9 एकम 9, 189 माइनस 7 अपॉन 9, दैट विल बी 182 अपॉन 9। तो आई बराबर दिस। तो ये आंसर कितना आ गया 182। तो बच्चों ये हमारे पास थे जेई एडवांस 2021 3 अक्टूबर को जो हुआ है उसके पेपर 2 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। पेपर 2 कंपेरेटिवली पेपर 1 के थोड़ा सा टफ है, और इसमें कैलकुलस का ज्यादा पूछा गया है। पेपर 1 में मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे, पेपर 1 में अपने पास कैलकुलस कम थी। पेपर 2 में कैलकुलस के काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस एज वेल एज इंटीग्रल कैलकुलस, दोनों के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पेपर का लेवल बच्चों टफ ही माना जाएगा। टफ के साथ साथ कैलकुलेटिव भी है। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उन्होंने डाला है। जो फ्रीबीज होते हैं, फ्रीबीज काफी कम दिए हैं। तो फ्रीबीज काफी कम दिए हैं, इसलिए जो अपनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो कम जाने की उम्मीद है मैथ्स में, कि भाई मैथ्स के कारण कट ऑफ अपनी नीचे आएगी। वैसे ऐसा ट्रेंड है कि भाई पिछले काफी सालों से आईआईटी जेई में एडवांस का जो पेपर है वो अपना टफ ही आ रहा है। उसी ट्रेंड को इस बार भी जेई ने बरकरार रखा है, उसी ट्रेंड को बरकरार रखा है। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आगे भी बरकरार रखें, तो तभी बच्चे पढ़ेंगे और मौज लेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आगे इसी तरह मैं और वीडियो शेयर करता रहूंगा आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।